एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस लेक्चर में मैं क्लास 12 का वित्तीय विवरण समझाने वाली हूँ। ओके, ये क्लास 12 का सेकेंड चैप्टर है वित्तीय विवरण। ये बोर्ड एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन के लिए पूछे जाते हैं और जो बीएड के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी ये चैप्टर इम्पोर्टेंट है। तो दोनों क्लासों के लिए ये चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए पूछे जाते हैं। तो प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखना, जिससे आपको ये चैप्टर क्लियर हो जाए और जो इसके नमूना या फॉर्मेट है वो आप क्लियरली समझ सके। अगर आपको उसके नमूना उसके फॉर्मेट अच्छे से समझ लेंगे तो आप सम्स को भी क्या करोगे, जो प्रैक्टिकल सम्स हैं उनको इजिली सॉल्व कर सकते हो। जब आपको पता होगा कि कौन सी एंट्री कहाँ जाएगी, किस एंट्री को हमें उधार साइड लिखना है, किस एंट्री को हमें जमा साइड लिखना है, अगर हमें वो पता रहेगा तो हम इजिली क्या कर सकते हैं, सम्स को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो चलते हैं हम टॉपिक पर। ये है अर्थ। क्या है? अर्थ, मीनिंग हम देखते हैं। वित्तीय विवरण हम क्यों बनाते हैं? वित्तीय विवरण का जो खाता है हम व्यापार की आर्थिक स्थिति जानने के लिए बनाते हैं। कंपनी को लाभ हो रहा है या हानि हो रहा है, ये जानने के लिए हम वित्तीय विवरण बनाते हैं। यहाँ थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक टाइपिंग मिस्टेक्स है, ठीक है। इसमें टोटल 6 टोटल मतलब 5 अकाउंट खाते आपको बनाने हैं, 6 एक्स्ट्रा है चालू खाता। ओके, अगर चालू खाता क्वेश्चन में बोला गया है तब आपको चालू खाता बनाना है, नहीं तो आपको कितने खाता बनाने हैं? 5 खाता बनाना है। यहाँ पे ट्रेडिंग जो है उसको हम व्यापार खाते कहेंगे। ओके, ये व्यापार खाता है। लाभ हानि खाता, फिर लाभ हानि विनियोग खाता, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, साझेदारों की पूंजी खाता बनाएंगे, फिर साझेदारों की चालू खाता, फिर उसके बाद हम बाकी तलपट का खाता बनाएंगे। चालू खाता कब बनाना है तो मैंने बता ही दिया है। तो अब हम चलते हैं उसके ऑब्जेक्टिव्स पे। उद्देश्य, अब वित्तीय विवरण बनाने का उद्देश्य क्या है? लाभ हानि जानने के लिए हम वित्तीय विवरण बनाते हैं, व्यापार की स्थिति जानने के लिए, साझेदारों में लाभ बांटने के लिए, और निर्णय लेने में वित्तीय विवरण क्या करती है? सहायता करती है। अब हम नेक्स्ट आते हैं व्यापार खाते पे। व्यापार खाता हम बनाते क्यों हैं? सकल लाभ और सकल हानि जानने के लिए। डेबिट और क्रेडिट, ये डेबिट मतलब होता है उधार, क्रेडिट मतलब होता है जमा। ठीक है, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक्स है, जहां जहां टाइपिंग मिस्टेक्स है मैं आपको लिखकर बता दूंगी। आपको ये समझने से अच्छा मैं आपको फॉर्मेट ही दिखा देती हूँ। ये नमूना है, ठीक है। ये है उधार पक्ष, ये है जमा पक्ष। ओके, अब आपको लर्न कैसे करना है, अगर आप इसे अच्छे से समझ लेंगे कि कौन सी एंट्री कहाँ जाएगी, तो ये चैप्टर आप लोगों के लिए बहुत इजी है। समझने पे आओ तो बहुत इजी, ना समझो तो बहुत हार्ड चैप्टर। ओके, तो चलते हैं। स्टार्टिंग में उधार साइड में हम क्या लिखेंगे? प्रारंभिक माल का स्टॉक, प्रारंभिक स्टॉक। और हम जमा साइड क्या लिखेंगे? अंतिम माल का स्टॉक। ये 2 एंट्री ऐसी आएंगी। अब जब उधार साइड हम खरीदी माइनस खरीद वापसी माइनस अन्य रीति से गया माल। ओके, तो ये हम क्या करेंगे? उधार साइड लिखेंगे, दर्शाएंगे, और जमा साइड हम बिक्री माइनस बिक्री वापसी, इसकी एंट्रियां हम दर्शाएंगे। ठीक है, अब क्या आ रहा है? माल की खरीदी से संबंधित खर्च। आप माल खरीद रहे हैं, ठीक है, जैसे कि आपने फर्नीचर खरीदे हैं, आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो फर्नीचर खरीद रहे हो, तो आप क्या करोगे? पहले आप खुद तो जाओगे नहीं इतने सारे फर्नीचर्स लेने के लिए, क्योंकि बिजनेस बड़ा है तो फर्नीचर्स भी ज्यादा होंगे। ओके, तो आप खुद तो जाओगे नहीं लेने के लिए, या तो आप क्या करोगे? मजदूर लगवाओगे उसको यहाँ वहां से यहाँ पे लाने के लिए। तो मजदूर को क्या देनी पड़ेगी? मजदूरी देनी पड़ेगी। फिर आप मजदूर तो उठा के कंधे से लेकर आएंगे नहीं इतनी दूर से, तो क्या करेंगे?
तो आवक माल गाड़ी भाड़ा का आपको देख रहे हैं, गाड़ी भाड़ा देना पड़ेगा आपको। अब रेलवे नोड मतलब क्या होता है? रेलवे नोड मतलब होता है कि अब रेलवे से आपने जो ट्रांसपोर्ट किया है उसका जो खर्च है वो आपको पे करना पड़ेगा, ट्रांसपोर्ट खर्च है ये। अब अगर आपने दूसरे राज्य से लिया है, खरीदा है, ठीक है, तो आप क्या करोगे? वो रेलवे के थ्रू लेकर मंगा रहे हो सामान को, ठीक है, तो रेलवे का खर्च आपको देना पड़ेगा। अब लारी भाड़ा, अब अब वहां से रेलवे स्टेशन से तो मजदूर ऐसे तो नहीं लग रह सकते हैं, तो आपको क्या पे करना पड़ेगा? लारी भाड़ा पे करना पड़ेगा, जैसे कि लोरी हो गया या फिर ट्रक हो गए, ओके। अब गोदी खर्च मतलब होता है गोदाम का खर्च। अगर कहीं मतलब ये अगर जैसे कि स्टेशन पे रखा हुआ था सामान, वहां पे जो आया, ठीक है, आपने जो गोदाउन में आप इसे रख रहे हो, ठीक है, वहां पे जिस गोदाउन पे आप इसको स्टोर करके रख रहे हो उस सामान को, वहां का गोदाम का आपको खर्च देना पड़ेगा, ओके। अब डेमरेज क्या होता है? डेमरेज होता है, एक मिनट, चलो, सॉरी, एक मिनट वेट, ओके। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, थोड़ा काम आ गया था, तो स्टार्ट करते हैं। कहाँ पर थे हम? गोदी खर्च, गोदी खर्च बताया था मैंने, गोदाम का खर्च, ओके। तो अब हम आते हैं डेमरेज पे। तो डेमरेज का क्या होता है? अगर गुड्स टाइम पर रिसीव नहीं किया, ठीक है, जैसे आपने रेलवे या पोर्ट पर, बंदरगाह पर आपने टाइम पर मतलब लिया नहीं अपना सामान, तो वो वहां पे ही उसी गोडाउन में रह गया, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको एक्स्ट्रा फाइन भरनी पड़ेगी, ठीक है। तो एक्स्ट्रा फाइन, जो एक्स्ट्रा चार्ज होता है उसे हम क्या कहते हैं? डेमरेज कहते हैं, ठीक है। अब आते हैं वॉरफेज। वॉरफेज का मतलब होता है जो पोर्ट होते हैं, जैसे कि आप समुद्र के रास्ते से सामान मंगवा रहे हैं, ठीक है, दूसरे देश से, तो समुद्र के रास्ते से आएगा, तो वो जो जहाँ पे मतलब वो हमारे गुड्स स्टोर किए जाएंगे, रखे जाएंगे, तो उसका हमें रेंट पे करना होगा, तो उसे हम कहते हैं वॉरफेज, ओके। अब हम आते हैं उत्पादन से संबंधित खर्च, ठीक है। अब हम उत्पादन से संबंधित खर्च को जानेंगे। अब हम कोई भी चीज को क्या करेंगे? उत्पादित करेंगे, तो उसका उसका जो खर्च आता है, उसका जो सॉरी उसकी जो मजदूरी हमें क्या करनी पड़ेगी? मजदूर को पे करना पड़ेगा, मतलब वर्कर्स को दिया गया पैसे, जो गुड्स बनते हैं, ठीक है, हम जैसे कि कोई गुड्स बना रहे हैं, ठीक है, तो वो हम इतने सारे प्रोडक्ट्स को अकेले तो बनाएंगे नहीं, तो हमें मजदूर की जरूरत होगी, तो मजदूर की जरूरत होगी, तो हम क्या करेंगे? उस मजदूर को उसकी मजदूरी देंगे, तो इसे क्या कहेंगे? उत्पादक मजदूरी, ठीक है। ये है रॉयल्टी खर्च, और यह है कारखाना खर्च, क्लियरली दिखा है, भाड़ा खर्च, बिजली ईंधन, प्रयुक्त माल सामग्री, ऑयल ग्रीस, कारखाना मकान की घिसाई। कारखाना मकान की घिसाई मतलब जैसे कि आपका कारखाना, अगर आपने जैसे कि कोई जगह खरीदा, ठीक है, वहां पे आपने बिजनेस स्टार्ट किया, और वो जो कारखाना है, वो जो जगह है, उसका जो प्राइस है दिन पर दिन क्या हो जाएगी? घटती जाएगी, ठीक है, क्योंकि वो जो बिल्डिंग है वो दिन पर दिन क्या होती जाएगी? कमजोर होती जाएगी, तो उसकी जो वैल्यू भी क्या हो जाएगी? घटती जाएगी, तो उसे हम क्या कहेंगे? कारखाना मकान की घिसाई। नेक्स्ट आते हैं प्लांट यंत्र की घिसाई। आपने जैसे मशीन खरीदे, ठीक है, आप 50,000 का मशीन आज खरीदे, तो क्या भविष्य में उसकी जो प्राइस है, अगर आप बेचोगे, क्या उसी प्राइस पे सामने वाला लेगा? नहीं, उससे कम कर लेगा, ठीक है। जितना साल आपने इसको यूज किया है उसका कैलकुलेशन करके उसी के अकॉर्डिंग क्या करेगा? वो आपका उस मशीन को परचेस करेगा, ठीक है। तो वो 50,000 में उस सामान को नहीं, उससे कम प्राइस में उस सामान को वो लेगा, ठीक है। अब हम आते हैं यहाँ पे भंगार माल का विक्रय, ठीक है, ये इतनी सारी एंट्री इसमें आएगी। अगर यहाँ पे अगर क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है,
क्रेडिट साइड का सॉरी उधार साइड का टोटल ज्यादा है और जमा साइड का जो टोटल है वो कम है। ठीक है, क्या है, कम है। तो ये हमारा क्या होगा, सकल हानि होगा। ये हमारा क्या होगा, सकल हानि होगा। वेट 1 मिनट। ये हमारा जो 5 है वो हमारा क्या है, सकल हानि है, क्योंकि उधार पक्ष का जो टोटल था वो ज्यादा था और जब जमा पक्ष का टोटल था वो कम था, इसीलिए क्या हुआ, सकल हानि। अगर जमा पक्ष का टोटल क्या हुआ, ज्यादा हुआ और उधार पक्ष का टोटल क्या हुआ, कम हुआ, तो हमें क्या होगा, सकल लाभ। क्या होगा, सकल लाभ प्राप्त होगा। ओके, तो अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। ये रहा सकल लाभ का सूत्र है, वही जो माइनस करना है मैंने आपको जो बताया, इसे आपको बता देती हूँ। इसका जितना टोटल आएगा, ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, जमा से माइनस करेंगे और यहाँ पे हम क्या कर दिए 5, इधर आ गया हमारा 20। हमारा इतना टोटल आया तो हम ये दोनों को बैलेंस क्या कर दिए, बराबर कर दिए। क्यों, क्योंकि ये जमा साइड की जो एंट्री है का जो अमाउंट था वो क्या थी, कम थी। ठीक है, तो इसका टोटल अगर 20 आया तो इधर भी हम क्या कर देंगे, 20 कर देंगे। अगर जमा साइड का टोटल ज्यादा आया तो इधर हम 50 कर देंगे, इधर हम 50 कर देंगे। और घटाने पर, जितनी सारी एंट्री है घटाने पर कितना आ रहा है, 10 आ रहा है, तो ये 10 हमारा क्या है, सकल लाभ है। आई होप आपको समझ में आया है। ठीक है, वही वो फॉर्मूला भी कह रहा है। अब लाभ हानि खाता में आते हैं। कहाँ पर, लाभ हानि खाता। लाभ हानि खाता हम क्यों बनाते हैं, शुद्ध लाभ और शुद्ध हानि जानने के लिए। अगर सकल लाभ आया है व्यापार खाते में तो हमें शुद्ध लाभ की प्राप्ति होती है। अगर सकल हानि हमें प्राप्त हुआ है तब लाभ हानि खाता में हानि निकलता है। ठीक है, ये आ गए हम व्यय और ये आ गया हमारा आय। उधार सॉरी उधार का जो उधार पक्ष में हम व्यय को दर्शाएंगे, व्यय मतलब खर्च, और जमा पक्ष में हम आय को दर्शाएंगे, आय मतलब जो इनकम है। ठीक है, आते हैं हम इसके नमूने पर, इसके स्टेटमेंट। ठीक है, ये रहा सकल हानि, उधार पक्ष में हमने शो किया, और सकल लाभ हम कहाँ पे दर्शाएंगे, जमा पक्ष में। याद रखना, सकल हानि हमने क्या किया, पहले व्यापार खाता बनाया और उससे जो हमें सकल लाभ या सकल हानि प्राप्त हुई, तो अगर सकल लाभ हुआ है तो सकल लाभ को हम कहाँ पर दर्शाएंगे, लाभ हानि खाता के जमा साइड में। और अगर सकल हानि हुआ है, हमें प्राप्त निकला है, तो उसे हम लाभ हानि खाता के उधार साइड में दर्शाएंगे, उधार पक्ष में दर्शाएंगे। ठीक है, इसमें एक मिनट, इसमें संचालन खर्च आएंगे। ठीक है, व्यापार का खर्च, वेतन भत्ता, बोनस, भाड़ा, बीमा प्रीमियम, कर मतलब टैक्स, डाक खर्च, स्टेशनरी छापाई खर्च, कानूनी खर्च, अंकेक्षण खर्च, बिजली खर्च, प्रोविडेंट फंड खर्च। आई होप मैं आप लोगों को ये सब खर्च के बारे में पता हो, नॉर्मल है, ये सब चीजें के बारे में आपको पता होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कह सकते हैं कि मैम आप मुझे हर एक खर्च के बारे में बताएं, तो मैं आपको वापस से हर एक खर्च के बारे में बताऊंगी। ओके, तो ये रहा, इसमें फिर बिक्री वितरण खर्च, आप कोई भी सामान बेच रहे हो, बिक्री कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड क्या खर्च आएंगी, जावक मालगाड़ी भाड़ा, क्योंकि आप सामान भेज रहे हो तो जावक मालगाड़ी खर्च आएगा, सेल्समैन का वेतन जाएगा, सेल्समैन आप शॉप चालू मतलब चलाते हो और उसके शॉप पर आपने 4-5 सेल्समैन रखे हैं। ठीक है, जैसे ज्वेलरीज के शॉप है वहां पे सेल्समैन बहुत होती हैं,
बहुत सारे होते हैं, ठीक है। या फिर साड़ी का दुकान देख लो, वहां पे सेल्समैन होते हैं, तो उनका वेतन, उनका कमीशन हमें देना पड़ता है, विज्ञापन का खर्च देना पड़ता है। आप बिजनेस चला रहे हो, आप शॉप है या फिर ज्वेलरी शॉप है, कोई भी शॉप है, तो आप आप कोई भी अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए क्या करोगे, विज्ञापन करोगे, क्योंकि लोगों को पता चलेगा कि ये प्रोडक्ट आपके यहाँ बिकती है और अच्छी है क्वालिटी में, तो वो आप किससे पता चलेगा, वो विज्ञापन की मदद से पता चलेगा। तो ये भी क्या है, बिक्री वितरण खर्च में विज्ञापन खर्च आता है। दिया बट्टा, बट्टा नामक शोरूम का खर्च, गोदाम खर्च, पैकिंग खर्च। अब वित्तीय खर्च आते हैं, साझेदार का लोन का ब्याज, बैंक ओवरड्राफ्ट का ब्याज, ली लोन का ब्याज, बैंक खर्च कमीशन, मैनेजर का कमीशन, अन्य खर्च का नुकसान, धर्मादा खर्च, ऑफिस संपत्ति की खिंचाई, विगत ऋण। ये वो ऋण होती हैं जो मतलब हमें वापस नहीं मिलती, हमने किसी को उधार दिया हो और वो पैसा हमें मिला ना हो, वो खर्च इसमें आते हैं। आग से नुकसान, चोरी से नुकसान, संपत्ति बिक्री से नुकसान, खर्च नुकसान के लिए प्रावधान। ये सारी एंट्रियां हम डेबिट साइड शो करेंगे, डेबिट उधार साइड से, डेबिट बोल दिया, उधार साइड। उधार साइड हम वही एंट्रियां दर्शाते हैं जो खर्च है, ठीक है। आप देख सकते हैं इसमें सारे खर्च ही है, ओके। आप अगर क्वेश्चन में दिया जाए तो आप पता है, आप समझ सकते हो कि ये खर्च है, एक प्रकार का खर्च है, तो हम किस साइड शो करेंगे, हम उसे उधार साइड शो करेंगे। जितने भी सारे खर्च हैं उधार साइड आएंगे, और जो जितने सारे आवक है, ठीक है, उसे हम जमा साइड शो करेंगे, ठीक है। प्राप्त बट्टा, प्राप्त भाड़ा, आपने अपनी जमीन को रेंट पे दिया है और उससे आपको क्या भाड़ा मिलता रहता है, भी क्या है, प्राप्त है, जो मतलब आपको मिले, जो आपका आवक हो, ठीक है। प्राप्त दलाली, प्राप्त आड़त, विनियोग का ब्याज, डी लोन का ब्याज, दुगध ऋण वापसी, संपत्ति बिक्री से लाभ, वस्तु विक्रय से उपज, भंगार की उपज, उपकर आय, ये सब सारी हमारी क्या है, आवक है। अब इसमें भी सेम वही मेथड है। अगर टोटल साइड का, सॉरी, उधार साइड का टोटल ज्यादा आया तो हमें क्या होगा, सुधानी, ठीक है। अगर जमा साइड का टोटल ज्यादा है तो हमें क्या होगा, शुद्ध लाभ। सेम वही प्रोसेस इसमें भी है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। शुद्ध लाभ का सूत्र ये वही है, ठीक है। माइनस करना है, जो मैंने बताया था, ये यहाँ का टोटल ज्यादा है जमा साइड का, तो हमें क्या करना है, उधार साइड की जितनी एंट्री दी गई है उसमें से माइनस करनी है, ओके। अब नेक्स्ट चलते हैं, लाभ हानि विनियोग खाता। यह वह साझेदारी फॉर्म में बनता है, यह केवल साझेदारी फॉर्म में बनता है। पूंजी पर ब्याज, वेतन, कमीशन, क्रेडिट, शुद्ध लाभ, शेष लाभ साझेदारों में बांटा जाता है। लाभ हानि विनियोग खाता हम क्यों बनाते हैं, लाभ हानि का वितरण करने के लिए साझेदारों में, ओके। अब हम आते हैं, इसका फॉर्मेट देख लेते हैं, इसका नमूना देख लेते हैं। ये तो हमने बता ही दिया है, अगर हानि होगा, शुद्ध हानि होगा लाभ हानि खाता में, तो उसको हम कहाँ पे, उधार साइड में। अगर शुद्ध लाभ होगा तो हम उसे जमा साइड में, ये तो सब में कॉमन है, ठीक है। अब हम आते हैं साझेदारों की पूंजी ब्याज, पूंजी का ब्याज, साझेदारों का आहरण ब्याज, साझेदारों के चालू खाता की जमा बाकी का ब्याज, साझेदारों का वेतन, बोनस, कमीशन, परिश्रमी, सम्मान या अनामत खाते, ये सब चीजें उधार पक्ष में आएंगी। और जमा पक्ष में साझेदारों के चालू खाते के उधार बाकी का ब्याज, ये सारी एंट्रियां हम जमा पक्ष में दर्शाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं, साझेदारी की पूंजी खाता। साझेदारी की पूंजी खाता हम यहाँ पे इसके देख लेते हैं फॉर्मेट को ही। ये जो है, साझेदारों ने कितनी पूंजी लाई है और उनके पास कितनी पूंजी है, वो सारी चीजें हम इस साझेदारों की पूंजी खाता में समझते हैं। इसमें समझते हैं
साझेदारों की पूंजी खाता में। ये अब क्या आता है, क्रेडिट साइड हम क्या शो करते हैं, कैप उसके मतलब जो पूंजी है उसको हम समझाते हैं, और जो पूंजी का जो इंटरेस्ट है वो हम साझेदारों की पूंजी खाता में दर्शाते हैं। एक मिनट वेट। ओके, ये रहा हमारा अतिरिक्त पूंजी निकाली हुई और प्रारंभ की पूंजी जमा की हुई। ये हमारे क्या है, साझेदारी की पूंजी खाता है। ओके, अगर आपको कोई भी फॉर्मेट समझ नहीं आता है तो आप मुझे क्या कर सकते हो, बता सकते हो, मैं आपको क्या कर सकती हूँ, उसे अच्छे से एक्सप्लेन कर सकती हूँ। यहाँ पे एक फॉर्मेट थोड़ा क्या है, मिसिंग है, क्योंकि ये जो है साझेदारों की पूंजी खाता और जो है साझेदारों की चालू खाता, ये हम तब प्रिपेयर करते हैं जब हमें बुक में क्या बोला बोला गया हो कि चालू खाता बनाना हो, तब हम ऐसे दो अकाउंट्स बनाएंगे। अगर हमें बुक में नहीं बोला है, क्वेश्चन में नहीं बोला है कि चालू खाता के बारे में, तो आप क्या करोगे, ये जो चालू खाते की जितनी सारी एंट्रियां हैं वो कहाँ हम दर्शाएंगे, साझेदारों की पूंजी खाता में। कहाँ पे, साझेदारों की पूंजी खाता में। ठीक है, चालू खाते में हम क्या दर्शाते हैं, चालू खाते में हम जो रोजमर्रा की जो डेली या रेगुलर होती हैं एंट्रियां, उन्हें हम क्या करते हैं, यहाँ पे शो करते हैं, दर्शाते हैं। अब हम आते हैं सबसे लास्ट, सबसे अंतिम जो नमूना है। ठीक है, ये सबसे लास्ट है। ये क्या है, पक्की तलपट का नमूना। क्या है ये, पक्की तलपट का नमूना। सॉरी फॉर डिस्टरबेंस। ये हमारा है पूंजी दायित्व। क्या है, पूंजी दायित्व। और इस साइड क्या है, संपत्ति लेना। हम यहाँ पे क्या क्या दर्शाएंगे, स्थायी पूंजी खाता, चालू पूंजी खाता, और इसमें अनामत दर्शाएंगे, बिन चालू जिम्मेदारियां, बैंक से ली लोन, अन्य वित्तीय संस्था की लोन, मित्रों से ली लोन, साझेदार की लोन, इसमें चालू जिम्मेदारियां, बैंक ओवरड्राफ्ट, मतलब बैंक से ज्यादा हमारे अकाउंट में जितने रकम है उससे ज्यादा हमने रकम क्या किया है, बैंक से निकलवाई है, उसे बैंक ओवरड्राफ्ट कहते हैं। फुटकर लेन देन, देनी हुंडी, अदर खर्च, अग्रिम प्राप्त आवक, कर का प्रावधान, प्रोविडेंट फंड, साझेदार की लोन का अदक ब्याज, ये सारी एंट्रियां क्या है, हमें इस साइड शो करना है। आपको थोड़ा सा लर्न करनी पड़ेगी, बिना लर्न के आप मतलब इस एंट्री को नहीं समझ पाएंगे, जो फॉर्मेट है नहीं समझ पाएंगे। अगर आपको समझ में आ गया कि कौन सी एंट्री कहाँ जाती है, तो आपके लिए ये जो चैप्टर है बहुत ही इजी हो जाएगा। अब हम आते हैं बिन चालू संपत्तियां, स्थायी संपत्तियां, दृश्य संपत्ति। दृश्य संपत्तियां मतलब जो देखी जा सके, ओके। और अदृश्य संपत्तियां जो हमें दिखाई ना देती हो। फिर विनियोग, अन्य बिन चालू संपत्तियां, फिर चालू खाता। ये चालू खाता क्यों आ रहा है, ये चालू खाता तब हम लिखेंगे जब हमें क्वेश्चन में चालू खाता बनाने के लिए बोला गया हो, और जब हम चालू खाता बनाते हो तब हम ये यहाँ पे मेंशन करेंगे, नहीं तो हम सिर्फ स्थायी पूंजी खाता ये दर्शा के छोड़ देंगे। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया हो। अब ये हमारा है महत्व समायोजन। अब हमारा क्या है, लाभ। ये हमारा क्या है, लाभ है, एडवांटेजेस। लाभ फर्स्ट पता चलता है, आर्थिक स्थिति समझ आती है, और सही बंटवारा होता है, योजना बनाने में क्या करता है, ये मदद करता है। लाभ हानि जानने में स्पष्टता मिलती है, आर्थिक स्थिति समझ में आती है, क्या स्थिति चल रही है बिजनेस में, और बंटवारा हम सही तरीके से कर पाते हैं, जिससे साझेदारों के बीच में कोई भी मतभेद नहीं होती है, और योजना बनाने में मदद करती है। सॉरी। अब हम आते हैं हानि।
अब हम हानियों को समझते हैं। अनुमान पर आधारित रहता है, इसे पूरी तरह सटीक नहीं होती है, हेर फेर भी हो सकता है। कोई भी मतलब डाटा के साथ क्या कर सकता है, हेर फेर कर सकता है, ठीक है, छेड़छाड़ कर सकता है। रियल टाइम जानकारी नहीं है ये। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियोस। आई होप कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो बहुत हेल्पफुल हो और आपको समझ में आया हो। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो आप मुझे कमेंट में सॉरी बोल सकते हैं, तो उस टॉपिक से रिलेटेड मैं दोबारा आपके लिए वीडियो बना सकती हूँ। और जो फॉर्मेट्स हैं तो नॉर्मली सिर्फ बात है कि वो आपको खुद ही लर्न करने पड़ेंगी। फिर ओके, आप उसे अगर अच्छे से लर्न कर लेंगे तो आपके लिए ये चैप्टर बहुत इजी है। ओके, अगर फॉर्मेट नहीं समझ में आया है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं फिर से कोशिश करूंगी कि आपको ये फॉर्मेट समझ में आए। थैंक यू।